बम्बई में मनोहर जी तो सिर्फ एक बहाना है किस्मत को अनुपमा और राही को मिलाना है। 8 महीने के लंबे संघर्ष के बाद अनुपमा अपनी बेटी को देखती है, प्यार की नजरों से, खुशियों की नजरों से। लेकिन अनुपमा को क्या ही पता था कि राही के अंदर पिछले 8 महीने से कोठारी परिवार ने अनुपमा के प्रति नफरत और घृणा भरती है। राही अपनी माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और उन्हीं पर ही भड़क जाती है। इस ओर अनुपमा की वीडियो लीक होके पूरे ही चौल में फैल जाती है और चौल के लोग अनुपमा को घसीट के चौल से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच कोठारी परिवार में एक बड़ा खुलासा होता है। आखिर वो बड़ा खुलासा क्या है और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में भारती और जसप्रीत देखती कि अनुपमा बड़े प्यार से केक बना रही है और जब वो बिस्किट का केक बना रही होती है तो उसके चेहरे पर एक नई खुशियां थी, एक नई मुस्कुराहट थी, जिससे जसप्रीत और भारती को यह तो समझ में आ जाता है कि अनुपमा ये सारी चीजें किसी अपने के लिए कर रही है। हो सकता हो कि उसके किसी अपने का जन्मदिन हो। अगले ही पल अनुपमा को राही की आवाज आती है, मम्मा, और अनुपमा का हृदय पिघलने लगता है। इस आवाज को सुनने के लिए अनुपमा पिछले 8 महीने से तरस रही थी। साथ ही राही का चेहरा देखकर वो और ज्यादा भावुक हो जाती है। राही अनुपमा के सामने ही मौजूद थी। जैसे ही अनुपमा राही को गले लगाती है उसी वक्त उसे पता चलता है कि यह तो उसका एक वहम है, राही उसके पास नहीं है। लेकिन एक छोटे से दिमाग के खेल ने अनुपमा को बहुत खुश कर दिया था। अनुपमा जो कि अभी तक एक सदमे से जूझ रही थी, अब उसके जीवन में उसकी बेटी का प्रेम जागने लगा था। इसलिए वो कान्हा जी से कहती है कि कान्हा जी, आज मेरी बेटी राही का जन्मदिन है, उसे बहुत ज्यादा खुशियां प्रदान करना। आज मैं मंदिर भी जाऊंगी अपनी बेटी की अच्छी जिंदगी की मनोकामना करने के लिए। इस ओर कोठारी परिवार में नाच गाने के साथ राही का बर्थडे मनाया जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वह थी माही, क्योंकि माही प्रेम और राही को करीब आता देख जलन महसूस करती है। उसी वक्त वहाँ पर ख्याति पहुँचती है और ख्याति के पहुँचते ही सारा ही मनोरंजन रुक सा जाता है। ख्याति ताली बजाते हुए कहती है कि वाह, किस बात का जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर? मेरे जवान बेटे के मरने का, या फिर मेरी जिंदगी उजड़ गई है उसका, या फिर मेरी बहू का एक दिन के अंदर ही सुहाग छीन गया, उसका जश्न मना रहे हो तुम लोग। प्रेम कहता है कि वो माँ, आज राही का जन्मदिन था। ख्याति कहती है तो तू अपने मरे हुए भाई को भूल गया तो अपने मरे हुए भाई को। पराग कहता है ख्याति जी, क्या टाइम लिमिट है, क्या टाइम लिमिट है कि हम एक दुख को बुलाकर नई खुशियों की ओर कदम बढ़ा सकें। 8 महीने बीत चुके ख्याति जी, 8 महीने आर्यन को गए हुए, लेकिन आप अभी भी आर्यन पर ही अटकी हुई है। आर्यन के जाने का हम सभी को दुख है, लेकिन हम सभी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, दुखों का बोझ कंधे पर नहीं उठाना चाहते। ख्याति जी, बात को समझिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर कोई गुजरा ना हो, लेकिन वह घर भी खुशियों की ओर आगे कदम बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि उसके घर की सारी खुशियाँ एक जने के जाने के बाद थम सी जाती है। जो व्यक्ति जाता है वह भी यही चाहता है कि उसका परिवार हमेशा खुश रहे। ख्याति कहती है कि पराग जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं मेरे बेटे का दुख भूल जाऊं? पराग कहता है, नहीं ख्याति जी, नहीं, आप दुख के साथ जीना सीखिए, जैसे कि राही और प्रेम सीख रहे हैं। जाने वाले के साथ हमें भी जाया नहीं जाता। प्रेम कहता है कि पापा आप भी शांत हो जाइए और माँ आप भी शांत हो जाइए। हम कोई ग्रैंड पार्टी नहीं कर रहे थे, हम तो बस घर घर के लोग मिलके राही का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ख्याति कहती है कि प्रेम, इतनी जल्दी तो अपने मरे हुए भाई को भूल गया, तो यह भी भूल गया कि वह अनुपमा ही थी जिसके कारण मैंने मेरे बेटे को खोया है। तूने अपने भाई को खोया है और वह अनुपमा इसकी माँ है। इसकी माँ ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम लोग अनुपमा की बेटी के लिए खुशियां मना रहे हो। ये सेलिब्रेशन, ये केक, नाच गाना, इन सारी चीजों से आर्यन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और ख्याति गुस्से में आकर पूरा ही सेलिब्रेशन बिगाड़ने लगती है, डेकोरेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। परिवार में सभी लोगों को ख्याति का गुस्सा, ख्याति की नफरत राही के प्रति साफ नजर आ रही थी। पराग कहता है कि ख्याति जी, चिल्लाइए मत, माँ अभी दवाई खा के सोई है और आप वो अनुपमा की गलती को इस राही की गलती बता रही है। उस अनुपमा ने हमारे बेटे को खोया है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। रोज भुलाने की भी कोशिश करता हूँ लेकिन भुला नहीं पाता हूँ। उस दर्द को मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन इसमें इस बेचारी बेटी की क्या गलती है? ये तो हमारे साथ थी, हमारे घर पे थी, इसे तो आर्यन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। इसकी माँ का दोष इस पे मत लगाइए। जो दंड इसकी माँ को मिलना चाहिए वो इसे मत दीजिए ख्याति जी, इसे मत दीजिए। ख्याति कहती है कि पराग जी, समझने की जरूरत आपको है। जब भी किसी के परिवार में कोई मरता है तो 1 साल तक कोई धूमधाम नहीं होती, कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो धूमधाम से बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है, क्योंकि इस लड़की को, या फिर हम कहें कि हमारी बड़ी बहू को, किसी की पड़ी ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना सोचती है, सिर्फ और सिर्फ अपना। इतना कहकर ख्याति वहाँ से चली जाती है। माही ख्याति के पास जाती है, जहाँ पर ख्याति बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। ख्याति कहती है कि माही, तूने देखा ना कि वह लड़की अपना बर्थडे मना रही थी, लगता है सभी लोग मेरे बेटे
को भूल गए, मेरे आर्यन को भूल गए, ये सारी गलती प्रेम की है। उसी वक्त माही कहती कि नहीं माँ, ये सारी गलती प्रेम की नहीं बल्कि राही की है। और फिर माही अपना काम शुरू कर देती है, यानी राही के प्रति नफरत पैदा करना। वो कहती है कि राही ने ही प्रेम को मजबूर किया था कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे, इसलिए प्रेम को मजबूरी में ये सब करना पड़ा। ख्याति कहती कि इस राही को मैं छोड़ूंगी नहीं, काश ये भी अपनी माँ की तरह 8 महीने पहले इस घर से चली जाती। अगले ही पल राही प्रेम के साथ श्रीनाथ जी की आरती करती है। सभी लोग राही को हैप्पी बर्थडे विश भी करते हैं और पराग कहता है कि कल रात को राही मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर दूंगा। गिफ्ट के साथ साथ मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। पराग कहता है कि तुम्हें याद है राही, मैंने तुम्हें एक डांस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, मेरे पहचान वाले वहाँ पर डांस सिखाते, पंडित मनोहर जी। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पास जाओ और उनसे नृत्य की कलाएं सीखो और अपने सपने को पूरा करो। यह सुन के प्रेम और राही दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। घर के काम तो होते रहेंगे, लेकिन तुम तुम्हारे सपनों पे ध्यान दो। प्रेम कहता है कि सपने देखो राही और उसे पूरा भी करो। यह बात माही और ख्याति दोनों को ही अच्छी नहीं लगती। पराग कहता है कि सामान वामान पैक करो और मुंबई जाने की तैयारी करो। राही कहती है मुंबई? पराग कहता है कि मनोहर जी मुंबई में ही रहते हैं। प्रेम कहता है कि हाँ कोई बात नहीं ना राही, वैसे ही मुंबई कहाँ दूर है, 1 घंटे की तो फ्लाइट है। ख्याति कहती है कि अगर राही चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? प्रेम कहता है कि माँ घर में कितने स्टाफ हैं, कोई भी घर का काम कर लेगा। अभी राही को मुंबई जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो उसका सपना सपना ही रह जाएगा। पराग कहता है कि प्रेम बेटा तू भी राही के साथ बम्बई जाएगा। प्रेम कहता है कि ऑल राइट, मैं भी जा सकता हूँ। सुना तुमने राही, हम दोनों मुंबई जाएंगे। और यह बात सुन के माही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माही मनी मन में कहती है कि राही को जाना है तो जाए, लेकिन प्रेम उनके साथ क्यों जा रहे हैं? अगले ही पल हम भारती को देखते हैं जो कि अनुपमा के पास आती है और अनुपमा को कहती है कि अनुताई तेरे लिए एक नया काम आया है, देखो ये पंडित मनोहर जी के घर पे जाके खाना बनाना है। और जैसे अनुपमा ये बात सुनती है उसके दिमाग में फ्लैशबैक हिट करता है कि किस तरीके से उस आदमी ने अनुपमा के साथ छेड़छाड़ करी थी जब अनुपमा उसके घर पे काम करने गई थी। भारती कहती है कि मुझे पता है अनुताई कि तू अभी बहुत ज्यादा सफर कर रही है, लेकिन एक बात को ध्यान में रख कि अगर बम्बई में अच्छे से जीना है ना तो काम तो करना ही पड़ेगा। पुराने गमों को भुला और नई जिंदगी की शुरुआत कर। वैसे ही मैंने पता करा है पंडित मनोहर जी बहुत अच्छे हैं, ये औरतों का बहुत सम्मान भी करते हैं। भारती कहती है कि ताई तू इस पे सोच विचार करना और अगर तेरी इच्छा हो तो चले जाना। अगर तेरे को वहाँ का काम जमता है तो काम करना, नहीं जमता है तो छोड़ के आ जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना कहकर भारती और जसप्रीत दोनों ही अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अनुपमा थोड़ा बहुत सोच विचार करती है और फिर निर्णय लेती है कि जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, मुंबई में मैं आ ही गई हूँ, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। मैं जसप्रीत और भारती पे बोझ बन के तो नहीं रह सकती ना, पैसे तो मुझे कमाने ही पड़ेंगे। इसीलिए अनुपमा निर्णय लेती है कि वह काम करने के लिए जाएगी। जैसे अनुपमा तैयार होती है वैसे अनुपमा को वापस से वो सारी चीजें याद आने लगती है कि वह आदमी कितना बेशरम था। लेकिन अनुपमा जैसे तैसे करके उस यादों को मिटाती है और बाहर काम के लिए निकल जाती है। अनुपमा के बाहर निकलते ही सारे ही चौल वाले अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं। सरिता ताई पूरी ही चौल वालों को एक वीडियो बताती है जिसके अंदर एक औरत ने अनुपमा का हाथ मोड़ रखा था और एक आदमी वीडियो बना रहा था। औरत कहती है कि इसको मैंने काम पे रखा था लेकिन ये मेरे ही पति पे डोरे डालने लगी। अनुपमा कहती है कि सारी चीजें झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा इन लोगों ने मेरे साथ हरकत करी है। लेकिन सरिता ताई और चौल वाले किसी की भी नहीं सुनते। वो कहते हैं कि चोर चोरी करने के बाद कहाँ ही कहता है कि मैंने चोरी करी है। इसीलिए वो अनुपमा को कहते हैं कि अभी रुक, हम तेरे को घसीट के इस चौल से बाहर ले जाते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस चौल में तेरी गंदगी फैले, हमारे पति पे तू डोरे डाले। लेकिन यह लोग अनुपमा को घसीटने लगते हैं और अनुपमा जैसे तैसे करके अपनी जान बचाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि जब राही मुंबई में आएगी तो क्या उसकी मुलाकात अनुपमा से होने वाली है। ये सारी चीज हमें पता चलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।